हेलो एवरीवन, CJ7 क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अभिषेक है। मैं IIT रुड़की का स्टूडेंट हूँ। आज हम लोग मैट्रिसेस में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 2007 से लेके 2023 तक, आज हम वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारा देखिए, एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसके आइगन वैल्यू 2 दिए हुए हैं। पूछ रहा है आपसे कि आइगन वेक्टर निकालिए। तो सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालने का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है। ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ये हमारा आइगन वेक्टर है, ये नल मैट्रिक्स है। तो चलिए हम ये मैट्रिक्स बनाते हैं। A माइनस लैम्डा आई, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ये हो जाएगा। हम सपोज कर लेते हैं जो हमारा आइगन वेक्टर है ये है। तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे और उसको नल मैट्रिक्स के इक्वल दिखा देंगे। तो सबसे पहले लेमडा की वैल्यू जो है -1 है, तो हम यहाँ पे लेमडा इक्वल टू -1 के करेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब हम लेमडा इक्वल टू -1 ऊपर वाली इक्वेशन में रखे तो क्या मिला हमको, यहाँ से हम सॉल्व किए तो क्या इक्वेशन मिला, हमें 2 इक्वेशन मिली, दोनों सिमिलर है। किसी एक को सॉल्व कर देंगे तो वहाँ से हमारा आइगन वेक्टर क्या हो गया, वो हमारा हो गया के दोनों के वैल्यू आई। हम के कॉमन ले सकते हैं और के हमारा क्या है, एनी कांस्टेंट वैल्यू। तो अभी हम ऑप्शन में देख रहे हैं कि हमारा सिमिलर वैल्यू कहाँ आ रहा है। अगर हम के की वैल्यू 1 रख दे तो क्या आ गया, आइगन वेक्टर हमारा 1 1। तो 1 के की वैल्यू 1 रखने से हमारा आइगन वेक्टर 1 1 आ गया। तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। हमें किसी मैट्रिक्स के इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता था, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो चलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टाइम साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट 1 आ गया। हम एडजॉइंट निकालना किसी भी मैट्रिक्स का जानते थे कि हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हमको नेगेटिव साइन देना था तो क्या हो गया, ये हमारा एडजॉइंट ए बन गया। हम इसी को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दे तो हमारा वही ए इन्वर्स हो गया। तो ये हमारा ए इन्वर्स की वैल्यू ये निकल के आई। थर्ड क्वेश्चन की बात करें हम तो कि हमें एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कॉमन फैक्टर ले सकते थे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कॉलम 1 और कॉलम 3, कॉलम 1 का 2 टाइम करेंगे तो कॉलम 3 निकल आएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से 2 कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, कॉलम 3 में से 2 कॉमन फैक्टर। तो 2 कॉमन फैक्टर लिए तो क्या निकला, हमें ये पता था डिटर्मिनेंट में कि अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम सिमिलर हो गए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती। तो यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आप लोग को, उसका एक आइगन वैल्यू 3 है। आपको बताना है उसके सम ऑफ अदर 2 आइगन वैल्यू। तो हम ये देख रहे हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है
ऑर्डर 3x3 है, तो हमारे आइगन वैल्यू कितने निकलने चाहिए? 3। एक हमको दे के रखा है 3 है, हम सपोज कर लेते हैं बाकी जो 2 है क्या है? λ2 एंड λ3 है। तो हमें पता है कि सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होता है? वो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ सम ऑफ आइगन वैल्यू 3 प्लस λ2 प्लस λ3। ट्रेस क्या होती है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो 1 प्लस 3 प्लस p, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, λ2 प्लस λ3 p प्लस 1 हो गया। तो यही आपसे पूछा था कि दो आइगन वैल्यू का सम क्या होगा वो बताइए, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। फिफ्थ आपसे पूछा है कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ ए। तो ए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम एलिमेंट है, तो सबसे पहले हमें माइनर निकालना पड़ेगा। कौन सा? सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो माइनर क्या होता है? उस रो को छोड़ के और उस कॉलम को छोड़ के, मतलब सेकेंड रो को छोड़ के, सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम को छोड़ के, सेकेंड रो है थर्ड कॉलम, सेकेंड रो को छोड़ के थर्ड कॉलम छोड़ के जो बचा उसका मैट्रिक्स उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही माइनर होती है। ये हो गया -7। हम ये जानते कोफैक्टर क्या होता है? माइनर विथ साइन। तो हम पढ़े थे कि कोफैक्टर किसी का निकालना हो तो ये अगर ऑड है तो हम माइनस टाइम माइनर कर देते हैं, अगर इवन रहता तो माइनर के बराबर हो जाता। तो यहाँ से हमारा 7, सी ऑप्शन करेक्ट। सिक्स्थ क्वेश्चन एक देखते हैं, ये आपका असर्शन रीजन है। तो बोल रहा है M इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बट नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। असर्शन रीजन कैसे सॉल्व करते हैं? आपको देखना रहता है कि असर्शन करेक्ट है कि नहीं, रीज़न करेक्ट है कि नहीं, या दोनों गलत है, या असर्शन सही है रीज़न गलत है, या असर्शन गलत है रीज़न सही है। ये 4 ऑप्शन ऐसे बनते हैं। तो आपको असर्शन को भी चेक करना पड़ेगा, रीज़न को भी चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले कह रहा है M इज़ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? M इंटू M ट्रांसपोज I होता है। तो M हमको दिया हुआ है, M ट्रांसपोज हमको निकालना आता है, सारी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम चेक करेंगे इनका मल्टीप्लिकेशन I के बराबर आता है कि नहीं। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो हाँ, ये हमारा I के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये M इंटू M ट्रांसपोज I के बराबर है। दूसरा कह रहा है बट नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा क्या होता है? M ट्रांसपोज माइनस M के बराबर होता है। तो ये अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर नहीं हो रहा है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो M ट्रांसपोज आप निकाले, क्या आया? M ट्रांसपोज ये आया, और ये हमारा M था, ये हमारा क्या था? M था, ये हमारा M ट्रांसपोज था, मल्टीप्लाई किए थे। तो M कह रहा माइनस टाइम, तो हर जगह माइनस कर देंगे, मतलब -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो सबसे पहले ऑर्डर सेम है तो इक्वल हो सकती है, लेकिन करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल नहीं है, इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? असर्शन तो हमारा करेक्ट है। अब हम रीजन चेक करते हैं, बिकॉज M ट्रांसपोज M इनवर्स के बराबर है एंड M ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू -M।
तो m ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू माइनस m, हमें ये मिल गया। अब हमें चेक करना है m ट्रांसपोज इक्वल टू m इनवर्स है कि नहीं। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, m इंटू m ट्रांसपोज I है, ठीक है। हम यहाँ देख लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या आएगा, तो वो 1 आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम प्री मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इन्वर्स का दोनों साइड। तो ये क्या हो गया, a इंटू ए इन्वर्स I होता है, तो ये I हो गया m ट्रांसपोज, ये m इन्वर्स। I का किसी के भी साथ हम मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी किसी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो m ट्रांसपोज m इन्वर्स। इसका मतलब इसका एसर्शन भी करेक्ट था और इसका रीज़न भी करेक्ट है। चलिए हम लोग 7th क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। कह रहा ऑफ द टू आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, मतलब 1 इज़ पॉजिटिव 1 इज़ नेगेटिव, मतलब इसका आपको कि आइगन वैल्यू निकाल के देखना है। आइगन वैल्यू की साइन क्या क्या आई, तो सबसे पहले चलिए आइगन वैल्यू हम निकालना जानते हैं। कैसे, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मतलब कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को 0 कर देते हैं। ये मतलब हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना। इसी के रूट क्या रहते हैं, आइगन वैल्यू रहता है। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को मतलब वो हम डिटर्मिनेंट को 0 करके देखते हैं। यहाँ सॉल्व करते हैं। तो हमें दो वैल्यू मिली लेमडा की, एक -1 एक 5। तो जब लेमडा 1 क्या है, नेगेटिव है, लेमडा 2 पॉजिटिव है, तो वो क्या बोल रहा है, बोथ आर पॉजिटिव, जो आइगन वैल्यू थे दोनों पॉजिटिव, नहीं। बोथ आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, डी ऑप्शन, नहीं। बोथ आर नेगेटिव, नहीं। 1 इज़ पॉजिटिव 1 इज़ नेगेटिव, तो हमारा आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं हम। बोल रहा है इफ़ 3 and 4 आर टू आइगन वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ आर रियल नंबर, फाइंड थर्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो हमें 3x3 मैट्रिक्स दी हुई है, तो इसके 3 आइगन वैल्यू निकल के आएंगे। तो हम लेट सपोज जो हमारा थर्ड आइगन वैल्यू है उसको हम लेमडा 3 मान लेते हैं। तो हमें पता है सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए होता है। सम ऑफ आइगन वैल्यू ये हो गया, ट्रेस क्या हो गया, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो हमारा जो थर्ड आइगन वैल्यू आ गया क्या, 2। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। हम अब 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, कह रहा है आपको ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले हम ये हमें पता है ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, यह हमें पता है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई का डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो हमेशा 1 आता है, और हमें पता है ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ए डिटर्मिनेंट
मल्टीप्लाइड बाय बी डिटर्मिनेंट। तो वैसे सेम यहाँ पे भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से मिला क्या हमको, इसकी वैल्यू 1 हो गई। अगर हम इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए को डिवाइड कर दे तो क्या हो गया ये। तो हमारा फाइनली आया क्या आंसर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स किसके बराबर है, 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 1/1। इसका मतलब आंसर 1 आ गया। एक तरीका ये है जो इजी मेथड है। दूसरा तरीका क्या है, जो सबसे लॉन्गेस्ट मेथड है, माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, ए इनवर्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करेंगे। तो वो लॉन्गेस्ट मेथड था, मतलब स्टेप्स ज़्यादा थी, तो इसके लिए हमने ऐसे सॉल्व किया। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर। इस लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब जैसे आप एक आइगन वेक्टर निकाले और ये दूसरा आइगन वेक्टर निकाले, तो ये दोनों सेम है और दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसे लीनियरली डिपेंडेंट बोलेंगे। अगर हम मान लीजिए एक x2 और सपोज कर लेते हैं, तो ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है। ये जो एग्जाम्पल है किसका है, लीनियरली डिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे दोनों डिपेंड कर रहे हैं। आपसे दूसरा एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। एक आइगन वेक्टर ये है और दूसरा ये, क्या एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, नहीं ना, तो दोनों सेम दिख रहे हैं, ना तो कोई एक दूसरे का फैक्टर है, तो इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये तो आप एक एग्जांपल से देख लिए। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। हम इसमें अब पहले तो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम ये आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया हो तो स्पेस कम है, तो इसलिए मैं इसको हटा देना चाहूँगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे। तब तक आप लोग इसके आइगन वैल्यू फाइंड आउट करिए। चलिए सॉल्व करते हैं। तो आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना रहता है, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी रहती है, उसके रूट फाइंड करने रहते हैं। तो यहाँ से हमें मिला लैम्डा की वैल्यू 2, 1 और 4।
तो हम लेमडा 1 के करिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे, लेमडा 4 के करिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे और देखेंगे दोनों डिपेंड कर रहा है एक दूसरे पे कि नहीं। यहाँ से हमारी इक्वेशन निकल के आए, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम के ले लेंगे, तो हमारा आइगन वेक्टर जो था वो क्या बना, के कॉमन ले लिए तो क्या बना, तो हमारा एक आइगन वेक्टर हमें मिल गया। ठीक है, अब लेमडा इक्वल टू 4 के करिस्पॉन्डिंग दूसरा आइगन वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ से मिला, यहाँ से x1 की वैल्यू 0 मिली, इसका मतलब x2 कोई भी k हो सकता है कांस्टेंट। तो हमारा जो आइगन वेक्टर सेकंड मिला वो क्या मिला, k हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमें जो आइगन वेक्टर ये हमारा मिला 0। क्या ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, नहीं डिपेंड कर रहे हैं। तो हमें ऐसे कितने इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिले, एक ये मिला, दूसरा ये मिला, तो हमारे नंबर पूछा था तो आंसर होगा 2। लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर कितने मिले, हमारे पास 2 मिले, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा। 1 - 1 ये 0 1, इसका अगर 2 टाइम्स ये होता तो कहते हैं हाँ डिपेंड कर रहा है, या इसके सिमिलर होता दोनों x1 और x2 आइगन वेक्टर तो हम कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट है। दोनों सिमिलर भी नहीं है, ना तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाइड बाई भी नहीं है, तो इसका हम कह सकते हैं कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और हमें मिली कितनी वैल्यू, 2 मिली, इसलिए आंसर इसका 2 हो गया। चलिए हम 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है बता दीजिए। तो राइट हैंड साइड 0 नहीं है तो ये नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजीनियस का केस है तो हमने पढ़ा है नो सोल्यूशन, यूनिक, इन्फिनिटी, नॉन होमोजीनियस के सारे आंसर होते हैं। इसका सॉल्व करने का तरीका क्या था कि पहले हम ए फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्या था, जो हमारे वेरिएबल है उसके कोफिशिएंट से बनी हुई मैट्रिक्स को ए। बी क्या हो गया हमारा, जो राइट साइड लिखा है। एक्स क्या होगा हमारे जो वेरिएबल है। तो हमें करना क्या रहता था, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम रैंक के थ्रू सोल्यूशन निकालते थे। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक देखेंगे, रैंक ऑफ ए के बराबर है या नहीं, बराबर है तो नहीं, बराबर है तो नो सोल्यूशन, बराबर है तो यूनिक और इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन, दोनों का केस हो सकता। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें इसको अभी 0 करना है तो हम 2 टाइम्स करके जोड़ दें, तो हमारा हम सेकेंड रो में ऑपरेशन कर रहे हैं तो बाकी रो एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो हमारा अभी सॉल्व किया तो ये बना। अभी हम बात करते हैं नो सॉल्यूशन। उसका मतलब रैंक ऑफ
ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स नहीं बराबर होनी चाहिए रैंक ऑफ ए। तो मान लीजिए कि आप अल्फ़ा की जगह -1 रखें, अल्फ़ा की जगह -1 रखें तो ये क्या हो गया 0। तो रैंक ऑफ ए आपसे पूछे तो क्या हो गया 1 हो गया। और अगर बीटा डज नॉट इक्वल टू -8 है तो रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गया 2 हो गया। ये दोनों इक्वल नहीं है, हाँ, तो हमारा नो सोल्यूशन का आंसर ये हो गया अल्फ़ा इक्वल टू -1 बीटा -8। तो ये मैच कर रहा है क्या नो सोल्यूशन में? नहीं। तो अब हम सेकेंड देखेंगे यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स किसके बराबर होना चाहिए, रैंक ऑफ ए के बराबर होना चाहिए, और नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं इस इक्वेशन में, 2 x और y। अगर हम इसको 0 कर देंगे तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी हो जाएंगी 1। तो लेकिन हमें नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर करना है, इसलिए हमको इसको नॉट इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। इसका मतलब अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू -1 होगा, तभी ये कंडीशन होगी नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल। जब अल्फ़ा डज नॉट इक्वल टू -1 हुआ तो रैंक ऑफ ए क्या हो गया 2। रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गया 2। तो रैंक दोनों के बराबर हो गए। बीटा पे डिपेंड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये नॉन जीरो है, तो रैंक हमेशा ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ ए हमेशा बराबर रहेगा। तो बी एनी रियल नंबर। तो चलिए यूनिक सॉल्यूशन का आंसर देखते हैं। बी हमारा 8 नहीं होगा, बी हमारा यहाँ पे लिखा है बी इक्वल टू 8, ऐसा नहीं है। बी तो हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो ये भी नहीं आंसर मैच किया। सी हम लोग चलते हैं, बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन के लिए क्या करते हैं, मैनी सोल्यूशन के लिए सेम रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए होनी चाहिए, और नंबर ऑफ इक्वेशन हाँ कम होने चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से। तो नंबर ऑफ वेरिएबल अभी कितने हैं 2 हैं, तो हमें इक्वेशन कम करनी है अभी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन कम करनी है, इसका मतलब अल्फ़ा -1 करना पड़ेगा। अब इक्वेशन कितनी बनी 1, ये कंडीशन सेटिस्फाइड। अभी रैंक ऑफ ए क्या है, जब अल्फ़ा की वैल्यू -1 हुआ तो रैंक ऑफ ए 1 हो गया। रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो गया, रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स तो वो बी पे डिपेंड करेगा। अगर बी की वैल्यू -8 है तो इसका मतलब रैंक ऑफ ऑगुमेंटेड मैट्रिक्स भी 1 हो जाएगा। तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए आंसर क्या है, चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। हम अपने 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स एक्स दिया हुआ है, बोल रहा है ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स, वो भी एक मैट्रिक्स बना। तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक्स में, और उसको हम फिर किसके बराबर इक्वल कर देंगे -3 और 1।
पूछा क्या है हमें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं। ये हमारा किसके बराबर हुआ, यहाँ से इक्वेट किया, तो b की वैल्यू हमारा आ गया -3 यहाँ से। ये हमारा a की वैल्यू आ गई 0। तो हमारा मैट्रिक्स क्या बना, a मैट्रिक्स 0 -3 2 और ये 3। बोल रहा है हमको इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालते हैं, 0 × 3 माइनस टाइम -3 × 2, तो ये हो गया 6। तो ऑप्शन क्या मैच हुआ, डी। 13 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। द सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ m, m मैट्रिक्स दिया हुआ है a² - 4a इनवर्स। तो सबसे पहले चलिए जो हमारा a मैट्रिक्स है उसके आइगन वैल्यू निकाल के देखते हैं। ये हमारा ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकला। अगर कोई आपसे पूछे a² का तो स्क्वायर कर देंगे सिंपली। कोई पूछे a इनवर्स तो आप सिंपली डिवाइड कर देंगे। 4 टाइम्स कोई पूछे a इनवर्स तो आप 4 टाइम्स कर देंगे। तो ये हो गया। अब कह रहा है a² -4 टाइम्स a इनवर्स, तो हमारा m क्या है, a² -4 टाइम a इनवर्स। तो उसके आइगन वैल्यू क्या हो गया, 4 - 2 2 16 - 1 15। बोल रहा है क्या, सम ऑफ ऑल आइगन वैल्यू ऑफ m। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ m इज 2 + 15। आंसर क्या हो गया, 17। आशा करता हूँ ये समझ आया होगा आप लोगों को। 14 क्वेश्चन देखते हैं। द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, तो हमें पता है सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ ए, तो हमें ट्रेस क्या मिला यहाँ से ए मैट्रिक्स का, 3 सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो हम ऑप्शन चेक कर लेंगे कि किसका सम 3 आ रहा है। ए ऑप्शन का सम 3 आ रहा है, बी का देखते हैं -3 आ रहा है, सी ऑप्शन का सम 4, डी ऑप्शन का 6। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3, क्योंकि सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस के बराबर होता है। ट्रेस हमारा 3 है तो सम ऑफ आइगन वैल्यू भी 3 आना चाहिए। 15 फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द मैट्रिक्स डोंट हैव इनवर्स। तो इनवर्स किसका नहीं निकलता है, सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता है। इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट को 0 करना पड़ेगा। तो k की वैल्यू क्या हो गई, 6। तो k की वैल्यू 6 पे इस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकल पाएगा। 16 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक मैट्रिक्स दी हुई है A, ये हमारा क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर डायगोनल एलिमेंट 0।
तो हमें पता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर दी है तो उसके आइगन वैल्यू डायगोनल एलिमेंट ही रहेंगे। अगर ए स्क्वायर का आपको आइगन वैल्यू पूछ रहा है तो ये हो जाएगा, इसका मतलब 16 का डी ऑप्शन होगा करेक्ट। 17 कह रहा है सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, फाइंड द सम ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। हमारा ए क्या हो गया, बी हमारा एक्स क्या हो गया, वेरिएबल। तो चलिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें इसको ज़ीरो करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी ज़ीरो है तो ये ज़ीरो करना पड़ेगा। वो ज़ीरो कैसे होगा, 2 टाइम्स R2 करें -5 टाइम्स R1 करते तो ज़ीरो हो सकता है। हाँ, देखते हैं। सेकेंड में ऑपरेशन हो रहा है तो रो फर्स्ट रो थर्ड एज इट इज़ लिखी जाएगी। हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करते हैं, एशलन फॉर्म में। तो हम इसको पहले हम इसको ज़ीरो करते हैं फिर इंटरचेंज कर लेंगे। तो क्या करें, तो हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या बना, हम रो सेकेंड को रो थर्ड के साथ इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ तक सॉल्व हुआ, आशा करता हूँ यहाँ तक समझ आया होगा। हम यहाँ से ए को सेपरेट कर लेते हैं, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखते हैं ताकि हमें सोल्यूशन मिल सके। तो ए क्या हो गया, एक्स क्या हो गया हमारा, एक्स वाई सेट था वो किसके बराबर, बी के बराबर। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो क्या हमें मिला, तो z की वैल्यू यहाँ से 1 मिल गई। z की वैल्यू 1 फर्स्ट इक्वेशन में रख दिए तो x की वैल्यू 1 मिल गई, y की वैल्यू z की वैल्यू 1 सेकेंड इक्वेशन में रख दिए तो 2 मिल गई,
और आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द सम ऑफ एक्स वाई एंड जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, 4। यही आंसर है आपका। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बोल रखा है कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्टेंट है। तो चलिए कंसिस्टेंट है तो हम रैंक के थ्रू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए हमारा क्या बन गया, बी हमारा एक्स। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। कैसे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखेंगे। आप लोगों को ये बताया था कि 1 रहेगा तो उसको ऊपर लिखिएगा, तो हम ये कर सकते हैं, रो 2 को रो 1 के साथ इंटरचेंज करती है। तो यहाँ पे हम रो 2 को 2 टाइम्स R1 करके 0 करने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन रो 2 में हो रहा है, बाकी रो एज इट इज़ ही लिखी जाएंगी। यहाँ आप देख रहे हैं जो रो सेकेंड और रो थर्ड है दोनों सिमिलर है, तो हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं। रो थर्ड में रो सेकेंड को घटा दें, ये बना। तो ये हमें दिख क्या रहा है, ये हमें बोल रहा है कंसिस्टेंट है। इसका मतलब नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है नहीं, तो नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन 2 है, नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है, तो अधिक है, इसका मतलब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का केस हो गया। अभी रैंक ऑफ ए क्या है, 2 है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी 2 होनी पड़ेगी, तो 2 होने के लिए क्या होगा, जब हमारा 2 ये 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 6। अल्फ़ा की वैल्यू ये 6 हो गया, हमारा आंसर हो गया अल्फ़ा की वैल्यू 6। अल्फ़ा नहीं था, सॉरी, ए था।
तो ए की वैल्यू हमारी 6 हुई। ये अल्फ़ा नहीं है, ए है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ए है, तो ए की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 6 हो गई। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। बोल रखा है 3 and 6 आर आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ म्यू। ये है म्यू, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले ये 3x3 मैट्रिक्स है, तो इसके आइगन वैल्यू कितने होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। मतलब λ1, λ2, λ3 दो दिया हुआ है, λ1 दिया हुआ है, λ2 दिया हुआ है। लेट सपोज λ3 को हम λ मान लेते हैं। तो यहाँ से सम ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। समझ आया? तो यहाँ सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या हो गया, 3 6 प्लस λ 5 प्लस म्यू प्लस 6। यहाँ से और सॉल्व किए, λ माइनस म्यू इक्वल टू 2। ये एक हमारा सोल्यूशन बना। हमें दूसरा भी एक इक्वेशन बना, सॉरी, λ माइनस म्यू इक्वल टू 2, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बना। हमें एक और इक्वेशन चाहिए, तो वो कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। हाँ, यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन निकल के आएगी। प्रोडक्ट क्या हो गया, 18 λ इक्वल टू 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 λ माइनस 5 म्यू इक्वल टू -4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बनी। तो हमारे पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो सकता है, तो सॉल्व कर देंगे। घटा देंगे, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हो गई 7। फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, तो म्यू की वैल्यू क्या मिल गई, 5। यही आपसे पूछा था कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू। म्यू की वैल्यू 5 हो गई। हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द नंबर ऑफ सोल्यूशन, कितने होंगे इसके सोल्यूशन, ये पूछ रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन क्या है, होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस। तो हमारा राइट साइड सारा 0 है, तो होमोजीनियस होगा। इसका मतलब नो सोल्यूशन का तो केस नहीं आएगा, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या तो इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन हो। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। हमें इनको 0 करना पड़ेगा, तो हम रो 1 को घटा लेते हैं।
हम रो थर्ड को भी रो 1 से घटा लेते हैं। हम करते क्या है अभी, सेकेंड रो से सेकेंड रो को मतलब हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। रो थर्ड को इसको भी 0 करना है, रो सेकेंड के साथ ऐड कर देते हैं। समझ पा रहे क्यों हम लोग कर रहे हैं? एशेलन फॉर्म बनाने के लिए ना। हमारा एशेलन फॉर्म यहाँ तक बन गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं रैंक ऑफ ए क्या है, 3 है। रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या है, वो भी 3 है। नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है, तो 3 है। नंबर ऑफ वेरिएबल 3 है। तो ये किसकी कंडीशन फॉलो कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन का। तो क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूनिक मतलब 1। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को समझ आया होगा। 21st क्वेश्चन देखते हैं। द डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3 मैट्रिक्स इज 30। डिटर्मिनेंट दे रखा है, सपोज कर लीजिए वो दे रखा है ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 30 है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू भी 30 होने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होना चाहिए। तो 2 आइगन वैल्यू आपको दे रखा है 2 और 3। थर्ड आइगन वैल्यू आपको निकालनी है, तो हो गया 5। चलिए अपने 23rd क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो किस मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं निकलता, तो सिंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट हैव इनवर्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 कर देता है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम लोग निकालेंगे और उसको 0 के बराबर करेंगे। तो x की वैल्यू क्या निकल के आई, 12। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। द 2 आइगन वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर गिवन 3 and 6। देन थर्ड आइगन वैल्यू इज, तो हमें पता है सम ऑफ आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। तो सम ऑफ आइगन वैल्यू क्या हो गया, एक हम थर्ड आइगन वैल्यू को लैम्डा सपोज कर लेते हैं। ट्रेस क्या हो गया,
लेमडा की वैल्यू क्या हो गई -5। तो यह हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। ये हमने 2007 से लेके 2023 तक जो भी गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोगों ने देखे। तो ऐसे ही आप वीडियो के लिए हमारे CJ7 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। आप लोग का इस चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।